आपके मामू जान टीपू साहिब ने अपना पूरा जोर लगाकर इस भारी भरकम गोद बकरे को गोद में भर लिया है और आपकी नानी अम्मा के शाही बिस्तर का तवाफ हो रहा है 1-2 और ये पूरे 7 चक्कर के साथ अमल पूरा हुआ। जनाब थक गए ये मालूम नहीं हो सका। अब आपकी वालिदा मोहतरमा एक भरी हुई ट्राली लेकर बड़ी अकीदत से बाबा जी को इसरार कर की पेश कर रही हैं। आपकी नानी अम्मा की पूरी फैमिली पर एहसान करते हुए बाबा जी मिनटों में ट्राली लपेट करके उठ खड़े हुए हैं। ताई अम्मा के अलावा सारा घराना उनको गेट पर सी ऑफ करने जा रहा है और मज़े की बात यह है कि उनको जाते हुए वो बकरा भी जो बाबा जी को अल्लाह हाफिज कहने गया था वो उनको इतना पसंद आ गया कि इसे साथ ही ले गए हैं, क्योंकि अब जो लोग वापस पलट रहे हैं तो वो उनके हमरा नहीं है। उम्मीद है 20 मिनट का ये प्रोग्राम जिसकी रुदाद मैंने आपको सुनाई आपको बेहद पसंद आई होगी। जबकि मैं ये सब देखकर और सुनाकर थक चुकी हूँ सो नीचे चलती हूँ। हो सकता है नीचे मेरी भाभी साहिबा मेरी उम्मी के नाकर्दा एक और जुर्म की शफात लेकर उन्हीं को हरासा कर रही हो। अगर वो वहाँ नहीं हुई तो अपनी वालिदा मोहतरमा का वीट कीजिए, क्योंकि उम्मी को नज़रअंदाज कर भी दें तो ताई उम्मी की बीमारी के सबब कुराफाल आपकी दादी मोहतरमा के नाम निकलेगा। गुड बाय समन के तंजिया लहजे में जो काट थी वो मुईस को अपने दिल को काटती महसूस हुई और सर झटक कर दादी अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। समन इससे अब अच्छी लगना शुरू हुई तब से जब अभी नाना अब्बा जिंदा थे और वो अपनी ताई के और मुईस अपनी उम्मी के साथ अपनी नानी के घर जाया करता था। नटखट और शरारती सी वो लड़की जो कभी उसकी अच्छी दोस्त थी उसकी खाला सिफत आरा को भाग गई। मुईस से भी इसका राब्ता बहुत कम रह गया था और जब मुईस ने इसे बताया कि इसकी उम्मी के सवा दादी और अब्बा को इसकी पसंद का इल्म है तो इसने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया था। मुईस लड़कपन की हद तक तो मैं तुम्हारे साथ का सोचकर खुश होती रही हूँ, पर शऊर की वादी में पहला कदम धरते ही मुझे एहसास हुआ है कि इंसान मोहब्बत के बगैर तो जिंदा रह सकता है, इज्जत के बगैर नहीं। और मेरा शुमार उन लोगों में होता है जिनके लिए उनका किरदार और सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी जान से बढ़कर अजीज होती है। इस बात का इदराक मुझे तब हुआ जब से तुम्हारी खाला साहिबा ने हमारी जिंदगी जहन्नम बनाई हुई है। रही सी कसर हमारी ताई जान पूरी कर जाती है। अम्मा को घर आकर परेशान करके हरासा करके कई दिन का बिस्तर का मेहमान बना करना चाहते हुए भी उन चाहे रिश्तों को निभाना बाज दफा हमारी मजबूरी बन जाता है। पर चुवाइस हो तो ऐसी लाइफ इंतखाब क्यों ना करूं जिसमें एक फर्द की मोहब्बत तो हो और साथ ही नफरत हो और इल्जाम तराशी के कांटे भी हो। तुम इस मकसद के लिए अपने अब्बा और दादी को हरगिज मत हमारे यहाँ भेजना। वो दिन और आज का दिन इसने दोबारा इससे फोन पर बात करना भी पसंद नहीं किया था। ताई के घर आना जाना तो कब से तमाम हुआ था कि जिस गांव ही नहीं जाना उसके कोस किया गिनना। वो नंबर मिला कर थक जाता। इसकी जानिब से इतना सख्त और कठोर रवैया मुईस को बहुत गुस्सा दिला देता था। इसे पता था कि वो भी अपनी तरफ से हक बजानिब थी। वो तो शुक्र है कि इसकी तरबियत में इसकी दादी का हाथ था, वरना वो भी अपनी माँ और नानी के जेर असर होता। आज इसकी दादी खुद समझना और बहू के रवैये के हाथों बहुत तंग थी। घर का माहौल खराब न हो इसलिए मुदब्बिर मामला फहमी और खामोशी के चंद उसूलों से इंतशार और बेसुकूनी से बची हुई थी। ये और बात है कि मुईस की माँ जहाँ आरा ने हमेशा अपनी सास को जालिम समझा था और चाहती थीं किसी तरह उनकी राजधानी इस घर से मुकम्मल खत्म हो जाए। सौमो सलात की पाबंद मुईस की दादी अम्मा को तो ऐसी शिर्क वाली बातें पसंद ही नहीं थी। बहू को हत्ता अलवुसा बिठाकर नरमी से समझाने की कोशिश करती। उठते बैठते बातों बातों में भी बताती कि अल्लाह के सवा किसी भी मखलूक में इतनी ताकत नहीं कि इंसान किसी की जिंदगी के किसी भी मामले की नौयत बदल सके। पर जहां आरा पर अपनी माँ की सोच और तरबियत का रंग इतना गहरा था कि मुईस के वालिद की 22 साला रकाफत भी इसको खत्म करने में नाकाम रही थी। मैं कहता नहीं था तितली की माँ कि वो मालिक बड़ा बेनियाज है, हमारी गुमान के मुताबिक ही नवाजता है। जब वो अता करते नहीं थकता तो हम मांगते हुए क्यों घबराएं। तो वो भी ताइब में सर हिलाकर रह गई। गैर मुतवक्के तौर पर उनकी तितली के लिए ऊंचे घराने से रिश्ता आ ही गया था। उनकी बेटी के नसीब भी घुल गए थे। लड़का अब्बा के दफ्तर में ग्रेड 18 का मुलाजिम था। अबुआ से लड़के ने एक दिन बात की और अगले दिन इसकी माँ बहनें आकर रिश्ता पक्का करके तितली के हाथ पर शगुन का 2000 रख गई थी। उन लोगों ने बहुत जल्दी की तारीख मांगी थी। इतनी जल्दी में ये सब मुमकिन नहीं था, पर उनके इसरार पर अब्बा को हाँ करते बनी थी। बेटी के लिए जहेज तो अपनी हैसियत के मुताबिक जोड़ रखा था, पर अब्बा ने अपनी चंद बीघे जमीन भी बीच कर उनके शायान शान बेटी को रुखसत कर ही दिया था। लड़का 3-4 साल से उनके दफ्तर में था। इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला। दोनों मियाँ बीवी के दिल जहाँ बेटी की जुदाई पर उदास थे, वहाँ एक अच्छे घर जाने की तमानियत का एहसास भी था।
पता नहीं कुन कुन मराहिल से गुजार कर इसे अपने कमरे में पहुंचाया गया। अनजान लोग, अजनबी शरीक सफ़र, ऊंचा ख़ानदान, कई चीज़ें थीं जो इसको घबराहट में बतला कर रही थीं, पर कामरान उर्फ टीपू ने ऐसे मोहब्बत का एहसास दिया था कि वो सब कुछ भूल गई थी। सास वारी सदके जाती तो नंदे अलग, प्यार करते करते न थकती। बड़ी आपा जहां आरा का तो हफ्ते में एक चक्कर लगता। मंझली आपा फरहत आरा एक कॉलेज में लेक्चरार थी। फरहत आरा का निकाह हो गया था, रुखसती मुतवक्के थी। छोटी आपा सिफत आरा रोज ही चक्कर लगाती कि एक दीवार पा रही तो उनका घर था। दरमियानी दरवाज़ा खोल कर चली आती। कभी कभार तो मंडेर से भी झांक कर तसल्ली करा देती माँ की। रावी चीन ही चीन लिख रहा था। तितली किसी तितली की मानिंद ही उड़ी फुरती थी। हाँ बोलो, क्यों काल की है? करख्त लहजे वाली वो फरहत आरा थीं जो इस वक्त फरी परेड में स्टाफ रूम में मौजूद थीं जब जावेद का फ़ोन आया। जावेद जिससे उनका निकाह हुआ था। तुम जानती हो फरहत, मैंने क्यों काल की है? मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा, आज फिर कह रहा हूं कि दौलत, पैसा और ज़ेवर अलिफ़ ज़िंदगी और अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत नहीं होते। प्लीज़ तुम लोग ये फजूल की ज़िद छोड़ दो। कितने ही साल तुम लोगों ने इस फजूल सी ज़िद में ज़ाय कर दिए। मेरी अम्मा चक्कर लगा लगा कर थक गईं। तुम्हारी अम्मा की एक ही ज़िद है कि जब तक 20 तोले सोना, 2 एकड़ अराजी घर तुम्हारे नाम नहीं होगा, तुम लोग रुखसती नहीं दोगे। मुझे बताओ कि मैं 16वें स्केल का मुलाजिम आज के इस दौर में इतना सोना कहाँ से लाऊं? 20 मरले का हमारा घर है, वो भी मुश्तरका, और अभी मेरे माँ बाप हयात हैं। मैं उनसे अपने हिस्से का तकाजा कैसे कर सकता हूँ? फिर जो 2 एकड़ अराजी है वो हम सब भाइयों की मुश्तरका है। तुम इतनी समझदार पढ़ी लिखी हो, तुम तो कम अज कम अपनी वालिदा को समझा सकती हो। वो लजाजत से बोला तो फरहत आरा मजीद अकड़ गई। तुम लोगों ने कहा था कि हमारी हर डिमांड पूरी करोगे, अब कहाँ गए वो दावे? 17 स्केल की लेक्चरार का रिश्ता ले जाना कोई आसान बात थोड़ी है। जावेद ठंडी सांस भर के रह गए। हाँ तो जब हमारा निकाह हुआ था, इस वक्त आप लोगों की डिमांड सिर्फ 5 तोले सोना और 1 प्लाट तुम्हारा नाम कर देने की थी। वो हम लोग तुम्हें देने को तैयार हैं। खुदा के लिए अपनी और मेरी जिंदगी अजीरन मत करो। अब तो घर वालों का दबाव मुझ पर गुज़िश्ता 1 साल से बहुत बढ़ गया है कि तुम लोग अगर मुसालहत पर राजी नहीं हो तो मुझे कोई इंतहाई कदम उठाना चाहिए। जावेद ने रुक रुक कर अपनी बात मुकम्मल की। तुम इब्तिदाई कदम उठाते हो या इंतहाई? शौक से उठाओ। मैं अपनी शराइत से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ, फरहत आरा ने हित धर्मी से कहा और फोन बंद कर दिया। हुन कंगले तक पहुंचे लोग बुढ़े माँ बाप को तमाल दबाए बैठे हैं। है वकूफ आदमी को पता ही नहीं है, वो बड़बड़ाएं और अगली क्लास लेने के लिए स्टाफ रूम से बाहर निकल गई। मिसेज रियाज जो बज़ाहिर सर झुकाए क्लास के टेस्ट चेक करने में मसरूफ थी, तासुफ से उन्हें जाता देख कर रह गई। उम्र के कई सुनहरी साल उनकी और उनकी माँ की फजूल जिद में ज़ाय हो चुके थे। पता नहीं क्या लिखा था उनके मुकद्दर में, वो सोच कर रह गई। टीपू और तितली की आज तितली के अम्मा अब्बा के घर दावत थी, वो दोनों वहीं गए थे। अम्मा के कमरे में महफिल गर्म थी। आज तो आदम बेजार सिफत आरा भी वहीं मौजूद थी। सिफत आरा सुबह से आई हुई थी, जबकि जहां आरा अभी कुछ देर कब्ल पहुंची थी, अम्मा जरा बहू रानी पे भी हाथ किसके रखी। आज भी महारानी कुछ भी पकाए बगैर चली गई। ये दोनों आई हैं, हम लोग हैं, खाना कौन पकाएगा? फरहत आरा ने मुंह बनाकर कहा। और अम्मा ये क्या तरीका हुआ भला? एक ही हमारी भाभी है, इसकी माँ ने दावत दी है, और झूठे मुंह ही सही ना, उसकी माँ ने हम नंदों को साथ आने को कहा ना। इस लड़की ने खुद सिफत आरा इन बहनों में फितरतन शरपसंद तबीयत की मालिक थी, ऐसे ऐसे नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाती थी जहाँ किसी का ख्याल भी नहीं किया जाता था। ओहो, इसके अम्मा अब्बा ने की तो थी हमारी दावत, हम कौन से दावतों के भूखे हैं। इफ़त आरा बड़ी नागवारी से कहा, फिर भी अम्मा बहू को काबू में रखो वरना बड़ी किरण की तरह बढ़ गई तो टीपू को भी ले उड़ी है और ये दूसरे को ले जाएगा और तुमने मुंह तकते रह जाता है। सिफत आरा को भाभी भाई का अकेले जाना बहुत खुल रहा था। लो अलिफ सी ही ले अलिफ आड़ेगी। किरण कल मुही ने ऐसा किया तो अपना सिक्का ही खूटा था, वरना उसकी जुर्रत थी जो मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे अलग करती। मैंने भी छान फटक के गरीब खानदान चना ही इसलिए है कि सारी जिंदगी दबा के रखूंगी, जरा पर निकाले तो कतर दूंगी फौरन। इफ़त आरा चमक कर बोले,
और वाकई कमबख्त को इतनी अक्ल ना आई कि खाना ही पक्का के रख जाए, खुद तो उड़ाएगी दावत, हम यहाँ भाड़ जेवेंगे। इफ़त आरा को एक पॉइंट बहू बेगम के खिलाफ मिल ही गया था। आखिर अच्छा अम्मा सुनो तो कल इस जावेद का फोन आया था। फरहत आरा ने जावेद के साथ की हुई बातचीत दोहराई। अम्मा कुछ सोच ही लो, इसका भी ऐसा ना हो इसको छोड़ के चलता बने जावेद और हम मुनहतकते रह जाएं। जो कमी बेशी रह जाएगी ये फराह खुद ही पूरी कराएगी अदमी। मुईज़ की अम्मा बोलें तो इफ़त आरा ने उन्हें एवड़ के रख दिया है। तुम चुप ही रहो जहां आरा। एक बुढ़िया तो काबू हुई ना, तुमसे बड़ी आए मशवरे देने वाली। मंजनोहे के पास बड़ा माल है, मैंने पता करवाया है, खर्च करते हुए तकलीफ होती है। मियाँ वैसे ये बात सोचने की है कि अगर उनके पास वाकई इतनी दौलत होती तो वो मेरे नाम करने में इतनी हीलो हुज्जत ना करते। इतना तो मैं जावेद को जान ही गई हूँ इतने अरसा में। फरहत आरा ने भी कुछ सोचते हुए कहा, खबरदार जो कोई नरमी बरती हो। कैसे बुढ़िया मुन पर कह के गई थी कि आखिरी बार आई हूं फिर नहीं आऊंगी। मैं देखती हूं कैसे नहीं नाक रगड़ती आती। अम्मा का करोफर आज भी वही था पहले दिन जैसा। तीनों बेटियां चुप रह गई। किस्म से जहां आरा। मुईज़ ने तो आना ही छोड़ दिया है। शक्ल देखने को तरस गई हूं। ये भी कल याद कर रही थी। अम्मा ने टांगे फैलाकर सिफत आरा को दबाने का इशारा किया, जो शायद इशारे की ही मुंतजिर बैठी थी। हल हल कर अम्मा को दबाने लगी। क्या पूछती हो अम्मा? दादी ने ऐसी ऐसी पट्टियां पढ़ाई हैं, इसे मेरे तो हाथ से निकल गया है। मेरा बेटा, पहले एक बुढ़िया ने मेरी जान अजीरन कर रखी थी, अब बेटा नाक को आ गया ऐसे ऐसे फतवे देगा, जन्नत दोज़ख के डरा देगा, गोया दुनिया में मुसलमान सिर्फ वही लोग हैं, हम तो बड़े काफर हैं। मुन पर कह देता है कि उम्मी नानी के कहने में आकर अपनी आकिबत खराब कर रही है। नमाज पढ़ा करें, तौबा इस्तिग़फ़ार किया करें। भला बताओ, जोड़ों के दर्द ने किसी काम का ना छोड़ा। घर का काम काज भी मारे बांधे मासियों के सर पर खड़े होकर कराती हूँ। बुढ़िया मुस्कुराती रहती है तख्त पर बैठकर पोते की लिन तरानियां सुनकर। जहां आरा के अपने ही रोने थे। तुम्हारी सास तो सदा की मेरी दुश्मन थी, सुना है। तेरे अब्बा को पसंद करती थी, मेरी शादी यहाँ होने पर अंगारों पे लूट गई। कमबख्त मेरी शादी के बाद भी इस जन्नती पर डोरे डालने से बाज ना आए। ऐसी ऐसी पर चाहे मिलते मुझे अपने घर में लड़ाई हो फसाद हो ना इत्तेफाकी की, पर में भी इफ़त आरा थी, उसकी चालों को इसी पर उल्टा दिया करती थी। इफ़त आरा अफसोस से कई बार की गई बात फिर दोहरा गई। बेटियों ने भी ताइदी अंदाज में सर हिला दिया। तुमको मैंने चीनी और पानी पड़वा के दिया था कि सबको पुलाओ। अम्मा के खशमगी नजरों से देखने पर जहां आरगर बढ़ा गई। बुढ़िया इस उम्र में भी इतनी चाको चौबंद है, सारा काम मिनटों में खुद ही कर लेती है। घर जैसे इसकी एक्सरे करती नजरों के सामने होता है। रात को दूध भी खुद ही मुझे मुईज़ और उसके अब्बा को ला कर देती है। अभी तक मालिक है इस घर की। मेरी जुर्रत ही नहीं हुई, और सच पूछो तो मुईज़ तो आज खुला कल उठते बैठते ऐसे ऐसे लेक्चर देता है जैसे मैं कोई खुदा नखास्ता काफिर या हिंदू हूं। इस दिन कहने लगा, नानी ने कुर्बानी तो कभी नहीं की। कभी उन पर कर्जा होता है तो भी हाथ तंग, और जाली बाबू है को 20-20 हजार के बकरे खड़े खड़े पकड़ा देती है। उनसे कहीं अभी भी वक्त है। सदका खैरात देकर अल्लाह को राजी करें, उन चक्रों में कुछ नहीं रखा। वो शर्मिंद सी बोले, ये मुईज़ तो बहुत बिगड़ गया है। जहां आरा, संभल जाओ। मैं तो कह रही हूं किसी दिन उसे बाबा के पास ले चलूं, मैं ही तुम्हारे घर ले आती हूं, उनको मिनटों में सीधा कर दे वो इसको। इफ़त आरा तड़प कर उठ बैठे। अम्मा ऐसा गजब ना करना। मेरी सास और मुईज़ के अब्बा तो बहुत खिलाफ हैं उन बातों के। हमारे घर तो वैसे ही हर वक्त हर बात का फतवा लगा रहता है। नमाज पढ़ो, शिर्क ना करो, अल्लाह से मांगो। चलते फिरते बुढ़िया ऐसी ऐसी बातें करती रहेगी गोया मेरी कब्र में भी इस कमबख्त ने जाकर हिसाब देना हो। जहां आरा बहुत घबरा गई। मैं मुईज़ को लाने की कोशिश करूंगी। मुझे तो इसकी फिक्र खाई जा रही है, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ आए। वो मायूसी से बोले, अच्छा पीर बाबा के मुअक्कल खुद ही सीधा कर लेंगे। इसे इफ़त आरा बेनियाजी से बोले तो सिफत आरा बेसाख्ता बोले, अम्मा मुवक्किल तो बड़ा सख्त अमल करते हैं, एक ही तो भांजा है, हमारा खुदा नखास्ता बीमार ना पड़ जाए। जबकि जहां आरा का रंग भी ये बात सुनकर जर्द पड़ गया।
हाँ अम्मा, सफ़ी ठीक कह रही है। तो इसके दिमाग का खन्नास ऐसे नहीं निकल सकता। जहाँ आरा तुम जानो और तुम्हारा बेटा। इफ्राओ उठ, ज़रा कुछ खाने पीने का ही देख लिए, ये सिफत आरा ज़रा दबा ले तो उसे भी भेजती हूँ। चल मेरी बच्ची, इफ़त आरा ने सिफत आरा को पिचकार कर कहा। न चाहते हुए भी बिगड़े अंदाज में उठकर वो किचन तक चली आए। शाम को अम्मा अब्बा से मिलकर शादा जब घर में दाखिल हुई तो ये नहीं जानती थी कि दायरा हयात इस पर तंग होने वाला है और आज से इसकी इब्तिदा होनी है। तरीक़े सीखो। अब तुम अकेली इस घर में तो हो नहीं कि मियाँ को बगल में दीबा और जिधर को दिल किया मुन उठाए चल दे, जब दिल किया वापस आ गए। यहाँ तुम्हारे अलावा 4 लोग और भी बसते हैं। मैं सदा की मरीज, ना उठने की ना बैठने की। फराओ मेरी मासूम बच्ची सारा दिन कॉलेज में जान मार के आती है, एक छठी का दिन नसीब होता है। मेरी बच्चियां माँ की मोहब्बत में दौड़ी चली आती, आगे भाभी है। बेगम मियाँ समेत गिर खाली ढूंढर किचन। अब मैं बूढ़ी जाकर हंडिया रोटी करूं या कोसों दूर से आई हुई बीमार नंद, मेरी थकी हारी बच्ची, थकी हारी बच्ची। फराओ। उन्होंने गुस्से से पेवर सामने वो क्लास ली कि इसकी आंखों में बेइज्जती के लिए एहसास से आंसू आ गए। फूल झड़ने वाली जुबान से अंगारे बरसने का अमल शुरू हो चुका था। मैं आपको बता कर तो गई थी। पहले इसने मदद तलब नजरों से मियाँ को देखा तो वो सर झुकाए ऐसा बेनियाज नजर आया जैसे कभी आशना था ही नहीं। सौसी को हिम्मत करना पड़ी। हाँ तो बड़ा एहसान किया मुझ पर। वो तंजिया बोले तब अली को अचानक याद आया कि अम्मा ने उनका और फरहत आरा का खाना भी बांध कर दिया था। वो अम्मा ने आप लोगों के लिए दिया था, खाना में लेकर आई हूँ। इसने जोश से कहा जवाबन। हिफ़त आरा का जवाब इसका सारा जोश ठंडा कर गया। रहने दो बीबी, हमें कोई भूखा समझा है? तुम्हारी माँ ने जो खाने की पोटली साथ कर दी, इज्जत दीनी भी तो घर बिला के खिलाए। टीपू तो जरा कमरे में आ, मेरे फौरन भारी भरकम जिस्म को खींचती वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। फरहत आरा मौजूद नहीं थी। सिफत आरा ने इसको डांट पड़वा के घर की राली, जबकि जहां आरा काफी पहले वापस जा चुकी थी। टीपू सर झुकाए माँ के पीछे चला गया तो वो आंसू पीती रह गई। इमरान भाई, सईदा बेगम, समन नाश्ता करने में मसरूफ थे जब वो चला आया। अस्सलाम अलैकुम, इसके सलाम का जवाब सईदा बेगम और इमरान ने तो बड़े पुरजोश अंदाज में इसे खुश आमदीद कहकर नाश्ते की दावत दी, जिसे इसने खुश दिली से कबूल कर लिया। वर कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बेनियाजी से नाश्ता करती समन पर निगाह डाली और उसकी बेनियाजी पर जेर लब मुस्करा दिया। उधर से गुजर रहा था, सोचा खाला से मिलता चिल्लों। उसने अपने आने की वजह उन सब की गोश गुजार करते हुए कहा, आपको अपनी खाला से मिलना हो तो अपनी नानी अम्मा के घर तशरीफ ले जाया करें, चूंकि 24 में से 20 घंटे उनके वहीं गुजरते हैं। यहाँ हमारे घर उनका जो टाइम हम पर एहसान करते हुए गुजरता है वो उनका इस्तिराहत का टाइम होता है। इस वक्त इनको उठाने की जुर्रत इनकी सास और शौहर में नहीं तो आप किस खेत की मोली हैं। चाय पीते हुए समन ने सिफत आरा के बारे में तंजिया अंदाज में हकीकत बयान की तो मुईज शर्मिंदा हो गया, जबकि सईदा बेगम ने समन को टोक दिया। कोई बात नहीं बेटा, ये लड़की तो जो मुंह में आए बोले चले जाती है। तुम आए, अच्छा किया, हमें खुशी हुई। उन्होंने बेटी को ढूंढते हुए मुईज की शर्मिंदगी खत्म करने की कोशिश की। कुछ भी था, ये बच्चा उन्हें अपनी माँ और नानी के खानदान से यकसर मुख्तलिफ लगता था। जबकि इमरान भाई समन की बात पर कोई तबसरा किए बगैर मुईज से इसकी नौकरी की तफसीलात पूछने लगे। शस्मन मन को कॉलेज नहीं जाना था, सो नाश्ते के बाद इत्मीनान से बर्तन समेटने लगी। इमरान भाई भी मुईज से माजरत करके ऑफिस के लिए उठ गए, जबकि मुईज को वाकई में अपनी खाला पर बेहद गुस्सा आया, जो 9 बज जाने के बाद भी अभी तक कमरे से बाहर न आई थी। खैर वो भी कौन सा खाला से मिलने आया था, मकसद था दुश्मन जंग का दीदार जो वो कर चुका था। सो उठने के लिए पर तोल ही रहा था कि खाला भी आंखें मलती कमरे से बरामद हो ही गई। अरे मुईज मेरी जान, तुम कब आए, मुझे जग्गा दिया होता। भांजे को देख वालहाना अंदाज में आगे बढ़कर कहा गया। कुछ खाने पीने को पूछा, ऐसे ही बिठा रखा है? बच्चे को करख्त लहजे में किया गया सवाल अंदर आती समन को आग ही लगा गया। नाश्ते के साथ चाय भी नोश फरमा चुके हैं मोहतरम, और कुछ? इसने सिफत आरा से तुंद लहजे में कहा। कुछ खुला पिला कर जताने की पुरानी आदत है तुम लोगों की। देखा मुईज, और हाँ मेरे लिए नाश्ता बना दो। पहली बात मुईज से खासे मजलूमाना अंदाज में, और दूसरा ऑर्डर समन को देख कर दिया गया। सबका नाश्ता मैं बनाकर रख चुकी हूँ घंटा भर पहले।
हाँ, गर्म करने की जहमत आपको खुद करना पड़े थी। मुझे अभी मशीन लगानी है और अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो रूखे अंदाज में कहकर जाने लगी, जबकि सईदा बेगम बहू और बेटी दोनों के तेवर वो भी मेहमान के सामने देखकर घबरा गईं और खुद ही उठने लगे। अच्छा समन, तुम जाओ मशीन में पानी डालो, बहू को मैं खुद ही नाश्ता गर्म कर देती हूँ। क्यों नौकर हैं अब जो सारा सारा दिन लगी रहती है? समन ने गुस्से में माँ से कहा तो सिफत आरा मुईस को देख कर के रू दे। देख रहे हो मुईस, आज तुमने भी देख ली मेरी इज्जत इस घर में 2 कौड़ी की भी नहीं है। समन, मैं तुम्हें कह रही हूं ना तुम जाओ। सईदा बेगम का जोर बस अपनी बेटी पर ही था, सो जोर से कहा तो वो पीर पटखती वहां से वॉक आउट कर गई। सिफत, बेटा बस कर, चुप कर जाओ, बच्ची है, कितनी बार कहा है तुम भाभी हो, इसकी दरगुजर से काम ले लिया करो। मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। वो मुईस के सामने शर्मिंदा शर्मिंदा सी थी। ये क्या बात हुई खाला, मैं आपको ऐसा नहीं समझता था। शादी के बाद लड़कियों की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है बढ़िए, और आप अपनी सास को तकलीफ देती हैं इस उम्र में। वो तो शुक्र करें कि ससुराल अच्छी मिली है आपको, वरना बुरा ना मानें तो ऐसे तौर तरीके पसंद नहीं किए जाते शादी के बाद जैसे आपके हैं। मुईज मगरमच्छ के आंसू पोंजेत सिफत आरा से नाराजी से गोया हुआ तो मानवान के तो आग ही लग गई। कौन से तौर तरीके देख लिए मेरे जो तुम ऐसे बोल रहे हो? यही देख लो, आधा घंटा बमुश्किल हुआ होगा तुम्हें यहाँ आए हुए और पता नहीं क्या कुछ घोल के पिला दिया कि खाला को तौर तरीके सिखाने लगे। वो चमक कर बोले, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा खाला, मैं खुद किया अंधा। जब भी नानी अम्मा के घर जाऊं आप अपना घर बार छोड़कर अक्सर वही मलती है। आज नाश्ते के टाइम आया हूं तो अब सुई हुई थी, इसमें भड़काने आ सिखाने वाली तो बात ही कोई नहीं, सामने की बातें हैं। लो बेटा सिफत आरा नाश्ता करो और मुईज बच्चे चाय पियोगे बनाओ। सईदा बेगम ने गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट रूठी हुई सिफत आरा के सामने लाकर रखी और उसके मुंह फेर लेने को नजरअंदाज करते हुए हलावत से मुईज से पूछा, अरे नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, अभी पी है ना, अब सबके साथ चाय, बस 1 कप ही लेता हूं मैं नाश्ते में। वो अदब से गोया हुआ तो सईदा बेगम जीते रहू कहकर वहां से चली गईं। हुन मक्कार बुढ़िया, इसकी जाहिरी शक्ल पर मत जाओ, बड़ी खरांत है। और बेटी इससे ज्यादा जुबान दराज और सर फिरी सिफत आरा ने तनफुर से सईदा बेगम और समन की शान में कसीदा पढ़ा और शता करने लगे। बस खाला एक बात का जवाब दे, अगर छूटी मामी ऐसा करे नानी अम्मा के साथ जैसे आप कर रही हैं आंटी के साथ तो कैसा लगेगा आपको? वो कहना किया चाह रहे हो मुईस के मैं बुरी हूं? अम्मा बुरी हैं, बाकी सब अच्छे हैं। अरे तुम मर्द हो, सारा दिन घर से बाहर रहने वाले, तुम्हें क्या पता घरों में कैसी कैसी स्वास्थ्य होती है। तुम्हारी वो मामी भी बड़ी 420 है। सिफत आरा की गुडबिक में कोई फर्द भी शामिल नहीं था। मुईज उनको समझाने का इरादा तर्क करके उठ खड़ा हुआ। अरे रुको तो सही, में नाश्ता कर लूं फिर अम्मा की तरफ चलते हैं। अम्मा बेचारी तो बीमारी की वजह से चलने फिरने से रह गईं, तुम भी चक्कर नहीं लगाते वैसे, तभी आपा को बड़ी शिकायत है तुमसे, बहुत तंग करने लगे हो उन्हें, अम्मा को कोई बात भी करनी थी तुमसे। सिफत आरा ने मुईस को घेरना चाहा लेकिन इसका दिल इतना बुरा हो चुका था कि मजीद ऐसी कोई सूरत हाल बर्दाश्त करने का की सकत नहीं थी। कल से इसे अपनी नौकरी पर जाना आज फरी था, सौसमन को देखने की खातिर चला आया, पर जो बदमजगी हुई थी उसने इस खुशी को गारत कर दिया। आज तो खाला अब्बा के साथ कहीं जरूरी काम से जाना है, मैं जल्द ही चक्कर लगाऊंगा नानी अम्मा के पास, सलाम कहिएगा उनको। कहते ही वहां से रफू चक्कर हो गया। बाहर आंगन में समन बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी बाजुओं में खुद को समेटे घुटनों से थोड़ी टिकाए पत्ता नहीं किसी सोच में गुम थी। वो खंखारा तो वो सीधी हो बैठी। मैं हालात को सुधारने का वदा करूं तो क्या फिर भी तुम्हारी नाहा में नहीं बदलेगी? कोई आ ना जाए इस डर से इसने जल्दी से अपना सवाल पूछ डाला। आखिर वो कोशिश भी करे अम्मा को इसके हक में करने की तो कुछ ज़्यादा राह तो हो ना उसके पास। मुझे हम गुनहगारों के साथ नहीं होते मुईज, इंसानों के जहन को बदलना बहुत मुश्किल बात है, बल्कि नामुमकिन। अगर मुमकिन होता तो आज हमारे घर में सुकून होता। वो उदासी से मुस्कुराई। मेरा नानी अम्मा के घर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने घर का मैं यकीन दिलाता हूं कि जब तक हालात और माहौल को तुम्हारे हक में ना कर लूं तुम्हें वहां लेकर नहीं जाऊंगा। इसका मजबूत लहजा इसकी सच्चाई का गवाह था।
समन ने मुस्कराकर इस बात में सर हिला दिया तो मुईस का चेहरा खिल उठा। एक मुश्किल मरका इसने सर कर लिया था। इसे यकीन था कि वो आगे के हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेगा। इसने मुस्कराकर उसके आगे सर तस्लीम खम किया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तितली ने सबको नाश्ता बनाकर दिया था जब इसकी सास ने हुक्म सादिर फरमाया कि वो सालन भी लेकर आए जो वो रात अपनी माँ के घर से लाई थी। वो शुक्र है इसने फरीज में रख दिया था, झट गर्म करके ले आई। तुम कहाँ जा रही हो? पहले एक प्लेट में डालकर खुद खाओ, फिर हम चखेंगे। किसी का क्या भरोसा आज के दौर में जब अपने ही घात लगाए बैठे हैं। गैर तो फिर गैर है। कुछ मिला के दे दिया हो कि चुल्लू बोड़ी सास और एक नंद का टंटिन्ना ही मुक्का दे। बेटी अकेली राज करे। इफ़्फ़त आरा ने मामूल के मुताबिक एक कहानी घड़ के इसमें अपनी मर्जी के रंग भर दिए। नितली का मुंह खुला का खुला रह गया। इस कदर खिली तजलील कुछ कहने के बजाय इसने चुपचाप प्लेट में थोड़ा सा सालन डाला। आहिस्ता आहिस्ता नौइला तोड़ा, ऐसे के दिल दुख से और आंखें आंसू से भरी हुई थीं। रात को तन्हाई के शहर में मोहब्बत के खजाने लुटाने वाला टीपू दिन की रोशनी में इतना अजनबी कैसे बन जाता था। सिफत आरा बेनियाजी से चाय पीती तितली को देखती रही। दूसरा नवाला लेते ही इस जोर की उबकाई आई वो मुंह पर हाथ रखकर अंदर की तरफ भागी। देखा इफ़्फ़त आरा ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं कैसे यूं ही। देखा बड़ी बी ने ऐसे ही पोटली बांध के नहीं दे दी साथ। कुछ थाना ऐसा जो बन्नू ऐसे भागी है। इफ़्फ़त आरा ने फ़ख्रिया अंदाज में अपनी औलाद को मुखातिब किया तो अंदर उल्टियों से बेहाल हुई तितली से बेखबर वो दोनों माँ से शदीद मुतासिर हुए। जल्द ही टीपू दफ्तर और फरहत आरा कॉलेज सुधार गई। तितली उल्टियां करके बेहाल अपने कमरे में बेड पर जा पड़ी थी। मैदा खाली हो जाने के बावजूद जैसे उल्टा पड़ रहा था। वो है सुत पड़ी थी जब इफ़्फ़त आरा अंदर दाखिल हुई। ए बंदू ना करो ना भरो, ऐसे ही नहीं बड़े बूढ़े बड़ी बड़ी बातें कर गए। सालन रोटी कर लेना।